हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अंकुरम आईएएस। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस डिलेमा में है कि मुझे सिविल सर्विस का प्रीलिम्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उनके लिए नहीं है जिन्होंने पहले प्रिलिमिनरी पास किया है या इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, वो डिटरमिन्ड है कि उनको परीक्षा देनी है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो प्रिलिमिनरी के लिए तैयार है या नहीं, और वो अननेसेसरली प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठ जाते हैं और अपना एक अटेम्प्ट खो देते हैं। एक अटेम्प्ट खोने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। प्रिलिमिनरी का एग्जाम बहुत प्रीसियस है, एक भी अटेम्प्ट बहुत कीमती है। अटेम्प्ट का सिग्निफिकेंस केवल नंबर 6 में से एक घट गया नहीं है, अटेम्प्ट कई मायने में सिग्निफिकेंट होता है। वो क्या मायने हैं मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वो लोग जिन्हें 7 दिन के बाद प्रिलिमिनरी की परीक्षा देनी है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि उनको ये प्रिलिमिनरी परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उनके लिए मैंने 5 चेकलिस्ट तैयार किया है। अगर ये 5 चेकलिस्ट में आप खरे उतरते हैं तो आप प्रिलिमिनरी की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और एक बात और, ये मेरी एडवाइस है, इस एडवाइस को आप एक एक्सपर्ट एडवाइस मानेंगे, लेकिन डिसीजन आप अपने इंट्यूशन से लेंगे, आप खुद जजमेंट लेंगे। मैं केवल आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं, किसी सिनारियो में, किसी सरकमस्टेंस में एनालिसिस करके फैक्ट्स बता सकता हूं, आपको एक ओरिएंटेशन डायरेक्शन दे सकता हूं, आपको मैं कंपेल नहीं कर सकता, इसीलिए आपको ये जजमेंट खुद ही लेना है। तो एम आई रेडी फॉर द प्रीलिम्स? क्या मैं इस बार प्रिलिमिनरी की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी तरह से डिसीजन नहीं लिया है, अभी भी वो डिलेमा में चल रहे हैं। उनके लिए 5 चेकलिस्ट है, बहुत ध्यान से इस चेकलिस्ट को देखिए और समझिए, मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं। सबसे पहला, जब आप प्रिलिमिनरी की परीक्षा में बैठते हैं तो सबसे पहला आपको ये देखना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट, जो पहला चेकलिस्ट हमारा है, कि हमारा क्या बिग 6 टॉपिक्स, बिग 6 टॉपिक्स मैं कह रहा हूं 6 ऐसे टॉपिक्स हैं, 6 ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े टॉपिक हैं, बिग 6 टॉपिक्स। क्या इसको मैंने अच्छी तरीके से तैयार किया है? तो बिग 6 टॉपिक्स का मैं लिस्ट आपके सामने लेता हूं। एक हिस्ट्री है, नंबर 1। ये मैं ट्रेडिशनल कंटेंट की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की नहीं, वो भी एक चेकलिस्ट का पार्ट है। नंबर 1 हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी नंबर 2, ज्योग्राफी नंबर 3, इकोनॉमी नंबर 4, साइंस एंड टेक नंबर 5, एनवायरनमेंट नंबर 6। 6 बड़े टॉपिक हैं जो प्रिलिमिनरी के लिए सिग्निफिकेंट है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिएवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, कल्चर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ज्योग्राफी में सारी, जो पूरी ज्योग्राफी, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत कम भी करें, लेकिन ओवरऑल ज्योग्राफी, फिजिकल हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, तीनों तैयार होना चाहिए आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से तैयार होना चाहिए। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आपको बेसिक इकोनॉमिक मतलब माइक्रो इकोनॉमी भी आपकी तैयार होनी चाहिए। साइंस एंड टेक का मतलब हुआ इसमें आपको जनरल साइंस का वो पार्ट भी है जिसमें न्यूअर डेवलपमेंट्स हुए हैं, और टेक्नोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तैयार करना ही करना है। आपको पता है एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं 6 बिग टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये 6 बिग टॉपिक अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब अच्छे से तैयार होने का मतलब क्या है? तो अच्छे से तैयार, अभी का कल्चर में ट्रेंड में देखता हूं स्टूडेंट में, जब मैं उनकी कॉपी इवैल्यूएट करता हूं, उनको गाइड करता हूं, तो मैं देखता हूं ट्रेंड है कि नोट्स मार्केट से खरीद लिया और नोट्स पढ़ लिया किसी कोचिंग सेंटर का, तो उनको लगता वो तैयार है। तो इसमें अच्छे से तैयार का कुछ मीनिंग है जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको उसकी इसी आधार पर एनालिसिस करना है, आपको ये समझना है। मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि आप तैयार हैं या नहीं है, आप डिसाइड करेंगे कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं। आपको स्वयं यह डिसाइड करना है कि मेरी तैयारी है या नहीं। इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन आप लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो जो मैंने 6 बिग टॉपिक की बात किया, पॉइंट नंबर 1, 6 बिग टॉपिक की बात किया, उसमें 70 to 75% कोर्स स्टडीड वेल, यू हैव डन द कोर्स 70 to 75%
इन अ वेरी गुड मैनर, स्टडीड इट, रीडिंग नहीं, स्टडिंग। क्या नॉट जस्ट एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आपने, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं या फिर अच्छे नोट्स, ऐसे कुछ नोट्स हैं एनसीईआरटी पढ़ के आप स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ के भी प्रिलिमिनरी दे सकते हैं। हाँ, मेंस के लिए केवल नोट्स काफ़ी नहीं होता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5% स्टूडेंट नोट्स का यूज करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। 95% स्टूडेंट को स्टैंडर्ड बुक से होकर गुजरना होता है या अच्छी कोचिंग उनके लिए जरूरी है। प्रिलिमिनरी के लिए आप स्टैंडर्ड अच्छे नोट्स, सभी नोट्स नहीं, रेलिवेंट, मैं इस पर बात करूंगा आपसे, तो अच्छे नोट्स, रेलिवेंट नोट्स होने चाहिए, जेन्युइन नोट्स होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड बुक्स भी आपने पढ़ा है या स्टैंडर्ड नोट्स भी पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी के साथ साथ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ कोर कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी में केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। तो आपने सिलेबस तैयार किया तो आपने क्या तैयार किया? अगर आपने ज्योग्राफी में मानसून पढ़ा तो मानसून में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जुडिशरी आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर उसको करंट डेवलपमेंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। तो आप इस कोर्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। आपने साथ साथ रेलिवेंट डाटा, फैक्ट्स, डायग्राम्स, डाटा पूरी तरह से याद नहीं होता, फैक्ट्स पूरी तरह से याद नहीं होता। प्रिलिमिनरी के एग्जाम आते आते दिमाग में जैसे कि नाला फंस जाता है, कचड़ा जाम हो जाता है, वैसे आपका दिमाग भी कचड़े से जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नहीं होते हैं। अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जब कंटेंट आपके ब्रेन में होता है तो कचड़े के जैसा होता है। अब उस नाले को साफ करने की जरूरत होती है, और प्रिलिमिनरी की परीक्षा जैसे खत्म होती है दिमाग फ्रेश हो जाता है, नाला साफ हो जाता है। तो वो जो मोमेंट है आपका प्रिलिमिनरी के पहले का जो मोमेंट है, उसमें आपको फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, डाटाज याद नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा हो कि क्वेश्चंस मिल जाए, 4 ऑप्शन मिले तो आप याद कर पाए। तो रिकॉलिंग के लेवल पर ये जो डाटा फैक्ट्स याद बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन रिकॉलिंग के लेवल पर कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए और उसमें 4 ऑप्शन हो तो मैं याद करके बता दूं ये सही है गलत है। तो डाटा, फैक्ट्स और डायग्राम्स ये रिकॉलिंग लेवल पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रिकॉलिंग के लेवल पर आपने डाटास भी याद किया, फैक्ट्स भी, डायग्राम्स ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को समझने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रिकॉलिंग लेवल पर याद किया। प्लस आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 3 से 4 बार एनालाइज किया है, 10 साल के पीवाईक्यू को। तो ये पहला चेकलिस्ट है। पहला चेकलिस्ट क्या है कि बिग 6 टॉपिक तैयार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एटलीस्ट 70 to 75% सिलेबस हमने अच्छे से पढ़ा है। दूसरा चेकलिस्ट क्या है? करंट अफेयर्स एक बड़ा सेगमेंट है, और करंट अफेयर्स इंटर रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, जैसे पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स, सोसाइटी बेस्ड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स, साइंस बेस्ड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स, आईआर बेस्ड करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड करंट अफेयर्स, इससे इंटर रिलेटेड होता है। और उसके अलावा इससे ऊपर हटके अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, कई तरह के फैक्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जहां से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएससी कोर करंट और इंटर रिलेटेड करंट दोनों एरिया से क्वेश्चंस बहुत पूछती है। तो आपको करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए कम से कम 1 साल और 6 महीने का। कुछ लोग 2 साल भी सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1 साल सजेस्ट करते हैं, लेकिन 1 साल 6 महीने का करंट अफेयर्स होना चाहिए। और वो करंट अफेयर्स कब तक का होना चाहिए? तो अभी एग्जामिनेशन 25 को होने जा रहा है, तो क्वेश्चन पेपर छप जाता है मई के 1, 2, 3 तारीख तक क्वेश्चन छप जाएगा, या उसके 5 दिन पहले, 1 महीने पहले क्वेश्चन छप जाएगा। और क्वेश्चन की सेटिंग इसका मतलब 1 महीने पहले और होगी, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका होगा। इसका मतलब है कि मार्च के बाद का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मार्च से पीछे आप 1 साल 6 महीना चले जाएं, इतना करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स भी आपका रिकॉलिंग के लेवल पर तैयार होना जरूरी है। कभी भी आप याद नहीं कर पाएंगे कि नोबेल प्राइज, सारे नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला,
पीस में किसको, एक दो पीस वाला याद रहता है, एक दो और याद रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में तो याद नहीं रहता आपको, तो आपको पूरी एग्जैक्टली सब याद नहीं रहेगा, पर रिकॉल आप कर पाए इतना आपको याद होना चाहिए। तो रिकॉलिंग लेवल पर 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपका तैयार है, और इसका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। आजकल का ट्रेंड, फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ से अच्छे नोट्स भी हैं, लेकिन किसके नोट्स अच्छे हैं जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो अच्छे नोट्स अगर आपने पढ़े हैं या अच्छे सोर्स से आपने उसकी तैयारी की है, अगर आपने स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स पढ़ा है, कुछ मैगजीन को सप्लीमेंट किया है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छे नोट्स पढ़े हैं या 2 नोट्स मिलाकर आपने पढ़ा है, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। तो आपने सेकंड करंट अफेयर्स रेडी किया है, तैयार किया हुआ है, सेकंड चेकलिस्ट। थर्ड, 50% ऑफ द मेंस जीएस। अब आप कहेंगे सर हम तो प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं, मेंस की तैयारी तो हम बाद में करेंगे, अभी 50% मेंस क्यों? 50% ऑफ मेंस जीएस मतलब जैसे गवर्नेंस, केवल मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आधा क्वेश्चन पीटी में पूछ दिया तो पूछ दिया। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री या प्रिलिमिनरी के सिलेबस में नहीं है, जैसे सोशल जस्टिस, इसमें कुछ क्वेश्चन वो दूसरे तरह से प्रोग्राम्स स्कीम से पूछते हैं, पर सोशल जस्टिस पर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस और एथिक्स। ये सब मेंस के, जो भी मेंस का सिलेबस है, मेंस ओरिएंटेड सिलेबस है, उसको स्टूडेंट छोड़ देता है कि प्रिलिमिनरी के बाद पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत है। 50% सिलेबस इसका तैयार होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? जैसे 25 मई को परीक्षा होगी, तो अगस्त के 23-24 तारीख को अगस्त में मेंस शुरू हो जाएगा, मान लेते हैं 24 अगस्त हो या 23, जो भी डेट है इसका। कितना दिन है आपके पास? 90 डेज है। 90 डेज में इफेक्टिव दिन कितने हैं आपके पास? क्या आप आज प्रिलिमिनरी की परीक्षा दिया और कल आप बैठ जाएंगे मेंस की तैयारी करने? खराब मेंस होता है तो रोने में 3-4 दिन निकल जाता है, निगेटिविटी में 3-4 दिन निकल जाता है। बहुत अच्छा होता है यूफोरिया में, बहुत खुश हैं हम, उसमें 3-4 दिन निकल जाता है। अगर आप बीच में हैं, डोल्ड्रम में हैं, तो कंफ्यूजन बार बार बना रहता है, उसमें क्या होगा नहीं होगा, 4 सोर्सेस से मिलाया, इसमें समय निकलता है। आप सही मायने में सिंसियर कैंडिडेट 7 दिन के बाद ही तैयारी शुरू कर पाते हैं, तो 7 दिन इसमें भी चला गया। 2-3 दिन डीएफ भरना और भी तरह के प्रोसेस, बुक्स मटेरियल इकट्ठा करना, इसमें जाता है। तो 10 दिन आपके पास इफेक्टिव 80 डेज होते हैं। 80 डेज में आपने जो पढ़ा हुआ है कोर्स, जो प्रिलिमिनरी मेंस दोनों पढ़ा था आपने पहले, एक्सक्लूसिव मेंस नहीं, जो आपने वो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, उस पर आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप इसको पूरा मेंस के लिए छोड़ देंगे तो फिर 1 साल ये 5 ईयर प्लान हो जाएगा। पर्सपेक्टिव प्लान भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव प्लान मतलब 15 साल 20 साल का प्लान, पॉसिबल नहीं है यूपीएससी क्वालिफाई करना। तो आपको मेंस का जो जीएस है उसका भी 50%, ये थर्ड चेकलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार पीटी दे रहे हैं या पीटी फेल कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है, ये उनके लिए वीडियो ही उनके लिए, लेक्चर ही उन्हीं के लिए है। और चौथा चेकलिस्ट है, इसमें ऑप्शनल पेपर भी आपने पढ़ा है, फिर से समय उतना ही है आपके पास। ऑप्शनल में इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। ये भी एक ट्रेंड मैंने अभी रिसेंटली देखा है, स्टूडेंट में ऑप्शनल की पढ़ाई नहीं करते या छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं उसको। सिंसियर क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट कौन होता है? जिसका ऑप्शनल पहले से दोनों पेपर तैयार होता है। नहीं दोनों पेपर तैयार है, कम से कम एक पेपर तो ऑप्शनल का तैयार होना ही चाहिए। ऑप्शनल का एक पेपर तो आपने थॉरोली पढ़ा हुआ हो, कम से कम एक पेपर, और दूसरे पेपर की, अदर पेपर की एक बार रीडिंग आपने की है कम से कम। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है पीटी के बाद। ये मत सोचिएगा मैं पीटी दूंगा और सब तैयार कर लूंगा। आप कितने भी तुर्रम खान हो, आप कितने भी मास्टर हो, आपने गोल्ड मेडल कहीं से लिया हो, किसी यूनिवर्सिटी से, आईआईटी आईआईएम से, लेकिन आप इतने कम समय में ऑप्शनल दोनों पेपर तैयार नहीं कर सकते अलॉन्ग विथ योर जीएस रिवीजन। ये पॉसिबल नहीं। हाँ जैसे तैसे तो कर लेंगे, 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लायक तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन आईएएस क्वालिफाई करने लायक आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले से एक पेपर ऑप्शनल का तैयार होना चाहिए। दूसरे पेपर को एक बार पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, चलिए दूसरा पेपर नहीं भी पढ़ा, एक पेपर आपने पढ़ा, ये चौथी चेकलिस्ट है, ये होना चाहिए। और 5वीं चेकलिस्ट है सी सेट की प्रैक्टिस। मैं ये देख रहा हूं स्टूडेंट्स सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, पीसीएम से ग्रेजुएशन किया है, वो सी सेट में फेल कर जा रहे हैं, 66 नंबर नहीं ला पा रहे हैं।
सीसेट क्वालिफाइंग है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड आती तो एक्यूरेसी नहीं आ रही है, दोनों एक साथ नहीं बन पा रहा है। ऐसे बहुत स्टूडेंट मैं जान रहा हूं, मेरे पढ़ाए वो सीसेट में खराब स्कोर कर रहे हैं, कुछ तो जस्ट क्वालिफाई। तो सीसेट की आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन के लिए छोड़ देंगे सीसेट को, ठीक नहीं है। अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है, जिसने सीसेट थोड़ा कम किया है वो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन देने के पहले आपको ये देखना है कि आपने सीसेट की प्रैक्टिस की है या नहीं की है। 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है सीसेट में। आप जब प्रैक्टिस करते हैं सेट, यूपीएससी का स्टैंडर्ड और आपने जो सेट प्रैक्टिस किया उसमें फर्क होता है। तो आपने जो अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें 40% कम से कम स्कोर कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर है। ये कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है, एक गाइडिंग है कि हमको समझने के लिए कि हाँ मैं सी सेट में ठीक कर रहा हूं। तो आपको प्रिलिमिनरी देना है तो आपको सी सेट में भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगर आप पीटी देना चाहते हैं, आप पहली बार पीटी दे रहे हैं या फिर आप डिलेमा में हैं, डोलड्रम में हैं, मैं दूं या नहीं दूं, तो ये 5 चेकलिस्ट आपको देखनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं ये चेकलिस्ट। पहला, आपको बिग 6 टॉपिक्स रेडी होना चाहिए। दूसरा, अच्छे से रेडी होना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स 1.5 साल का तैयार होना चाहिए, एटलीस्ट रिकॉलिंग लेवल पर। तीसरा, 50% ऑफ द मेंस जीएस पोर्शन आपका कवर्ड हो। चौथा, ऑप्शनल एक पेपर आपने पढ़ा हो ठीक से, दूसरा पेपर केवल रीडिंग किया हो, एक पेपर अच्छे से तैयार, दूसरा केवल रीडिंग किया हो। और 5, आपने सी सेट की प्रैक्टिस की है। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट, भाई मेरे पास एज बहुत है, अटेम्प्ट बहुत है, चलो अपीयर कर जाते हैं। उनके लिए तो, जिसके लिए फोर्स्ड अटेम्प्ट है, फोर्स्ड अटेम्प्ट का मतलब हुआ कि उसकी उम्र ही ऐसी है कि छठा अटेम्प्ट 32 साल में पूरा हो रहा है, या रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी है तो 35 में उसका 9वां अटेम्प्ट पूरा, तो फोर्स्ड अटेम्प्ट है। मैं अगर आपकी जगह होता तो अगर मेरी तैयारी नहीं होती तो मैं फोर्स्ड अटेम्प्ट में भी नहीं बैठता, तब तक जब तक कि मैं तैयार नहीं हूं, तब तक जब तक कि ये 5 लिस्ट ना हो। अगर फोर्स्ड अटेम्प्ट है, बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए, लेकिन वो आपका डिसीजन। मैं होता तो नहीं बैठता अगर मैं तैयार नहीं होता। तो फोर्स अटेम्प्ट है उनके लिए ठीक है, या फिर जिन्होंने पहले परीक्षाएं दे चुकी हैं उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं है वैसे तो। अदरवाइज आप अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको लग रहा है एक बार ट्राई ले लेते हैं, चलो करके देखते हैं, तो विंजो गेम नहीं है यूपीएससी का एग्जामिनेशन कि अकाउंट में 5,000 रुपया है, चलो देखते हैं करोड़पति बन के, ठीक है, नहीं तो 5,000 ही तो लूज करेंगे। तो यूपीएससी के एग्जाम में पीटी में चलो ठीक है, थोड़ी तैयारी है, बैठ कर देखते हैं। आईएएस बन गए तो बन गए, नहीं बने तो क्या गया, एक अटेम्प्ट ही तो गया। एक अटेम्प्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत प्रीसियस है। इस अटेम्प्ट में आपके रिस्क में क्या है, क्या आप लूज कर रहे हैं? तो सबसे जो बड़ी चीज आप लूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने अटेम्प्ट लूज कर दिया, भैया आपने एक अटेम्प्ट खो दिया। नहीं, केवल अटेम्प्ट खोना लॉस नहीं है, ठीक है अटेम्प्ट भी लॉस है, बहुत मैटर करता है। जो यूपीएससी की टॉपर है 5th अटेम्प्ट, ऐसे कई स्टूडेंट है 6th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है चंद्रकांत वर्मा, वो छत्तीसगढ़ में आईएएस है। उसने अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बना। तो इमेजिन करिए, एक एक अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, तो अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो खोते हैं वो लूजिंग कॉन्फिडेंस। एक बार कोई बच्चा हाई जंप कर रहा है और वो गिरता है, उसको चोट लग जाती है, तो दोबारा हाई जंप करने के बारे में नहीं सोचता। बहुत से लोग एक बार परीक्षा देकर फेल करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो यार पीसीएस की तैयारी करते हैं, मेरे बस का नहीं है, बाहर हो गए। दूसरा, आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, उसको प्रिलिमिनरी का डर कहते हैं। आपके अंदर प्रिलिमिनरी का, आपने लूज किया मतलब प्रिलिमिनरी का डर होगा, मैं फेल कर चुका हूं। आप रैशनली नहीं सोचते कि मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए मैं फेल किया हूं। आपके सबकॉन्शियस में रैशनल थॉट नहीं होता, सबकॉन्शियस में केवल फियर होता है कि मैं फेल कर चुका हूं। ये कॉन्फिडेंस का लूज करना सबसे बड़ा लॉस है।
और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रेशर। आप अपने ऊपर कई तरह का प्रेशर अननेसेसरली क्रिएट करते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपने परीक्षा दी है और आप अपने मम्मी पापा को कहते हैं कि जस्ट हमने ऐसे ही दे दिया। उनको तो यूपीएससी के एग्जाम के प्रोसेस का पता नहीं। आपने परीक्षा दिया, हो सकता है 10 दिन 15 दिन किसी से ना कहें, लेकिन उनके मन में आस आ जाती है कि बेटे ने परीक्षा दिया, शायद हो जाए। आपके मन में भी आस होती है, जो भी परीक्षा देता उसको लगता है रिजल्ट देख लें, शायद आ जाए, कुछ भी चमत्कार हो जाए, आ जाए लिस्ट में नाम। भले ही स्कोर आपका पूरा, आपको लगता है कुछ चमत्कार ही हो जाए, ऐसा सोचते हैं, हर लोग सोचते हैं कि कुछ हो जाए, हम आ जाए लिस्ट में। तो वो भी सोचते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन बनता है। वो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में बात करते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनसे पूछते हैं। आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स को पता चलता है, वो आपसे पूछेंगे, और आपके अंदर एक प्रेशर होता है, वो अननेसेसरली आपने क्रिएट किया। परीक्षा दिया, उनको पता चला, वो पूछेंगे हम फेल करेंगे तो क्या जवाब देंगे, और इसलिए उनसे कतराते हैं, उस स्ट्रेस में होते हैं। तो एक बार अटेम्प्ट लेना ही लॉस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, आप अपने अंदर कई तरह के अननेसेसरी प्रेशर करते हैं। आपको अनुभव बताता हूं, परीक्षा जब कोई फेल करता है, जैसे कोई एग्जाम मैंने मैं फेल कर गया मेंस में, तो एक टीस उठती है यहां पर, ऐसे बहुत जोर से लगता है। जब मेंस का रिजल्ट आएगा किसी का, और कुछ लोग, मैं नहीं उसमें, दूसरा हो गया, टीस मारेगी। इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तब भी लगेगा मैं भी होता इसमें। तो एक टीस से उठती है, वो आपके अंदर निगेटिविटी लाता है, लेकिन आपने परीक्षा नहीं दिया है और रिजल्ट आता है तो आप मोटिवेट होते हैं। आपने परीक्षा नहीं दिया और रिजल्ट आया, एनर्जी आती है, इस बार मैं भी करूंगा, इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए अटेम्प्ट लेने के पहले। मैं नहीं कहता कि आप अटेम्प्ट ना लें, हाँ, आप तैयार हैं, रेडी हैं, आप रेडी हैं तो तैयार हैं तो अटेम्प्ट लीजिए। और तैयार होने के लिए वो चेकलिस्ट है, मेरा चेकलिस्ट कोई फाइनल चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाइड है। आप खुद भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छा गाइड है, ये बताने के लिए कि आप प्रीलिमिनरी के लिए तैयार हैं या नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने इस बार परीक्षा नहीं दी? अगर आप तैयार नहीं हैं और आपने परीक्षा नहीं दी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने एक साल लूज किया? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अभी से आपके पास अगला अटेम्प्ट देने के लिए एक साल जुड़ गया उसमें? और नहीं तो आप उसके प्रोसेस में ही उलझे रहते और आपका 3 4 5 महीना वेस्ट हो जाता। फियर कॉन्शसनेस की वजह से भी आपकी पढ़ाई खराब होती है, आपकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो आप ऐसा ना सोचे कि मैंने अटेम्प्ट लूज किया है। उनके लिए जो तैयार नहीं है, ऐसा सोचें कि उन्होंने अपने अटेम्प्ट में एक साल और जोड़ा है। आप अच्छे से तैयारी करके अटेम्प्ट देंगे तो आप एक बार में आईएएस बन सकते हैं। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी तरीके से कर सकता है। ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, तो आप ऑर्डिनरी तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मतलब लूज सेंस में नहीं कह रहा हूं। तो आप अपने अटेम्प्ट में एक साल जोड़ें, और अगर आपको लगता है कि ये चेकलिस्ट आपकी पूरी है, या इसमें आप 75-80% भी कहीं कहीं पर सटीक बैठ रहे हैं, तो आप परीक्षा में बैठे। कॉन्फिडेंस क्राइटेरिया नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन वो चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम में, जैसे समंदर में तैरने के लिए ना, महासागर में तैरना हो तो बड़े बड़े तैराक को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, अटलांटिक में तैरने के जैसा होता है। और जो कैजुअल है या बच्चा है या जिसने कभी तैराकी नहीं की हो, उसके लिए तो भाई कहीं भी तैर लेगा, वो उसको कॉन्फिडेंस है मैं तो तैर लूंगा। लेकिन जिसने वाकई में डुबकी लगाया है, जिसने वाकई में सिविल सर्विस की तैयारी की है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि अनएंडिंग सिलेबस है, कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तभी आएगा जब पास कर लिया, तभी आएगा इंटरव्यू दिया, उसमें भी लगता है हो सकता है मैं फेल कर जाऊं। तो कॉन्फिडेंस कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि आपने कंटेंट कैसे तैयार किया है वो ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि आप पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मार्कर नहीं है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, पर ये 5 जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, 5 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, 5 चेकलिस्ट बता रहा हूं, अगर आपने उसमें अपने आप को खरा उतरता हुआ देखा है तो आप परीक्षा में बैठे।
कॉन्फिडेंस नहीं है तभी बैठे, तो कॉन्फिडेंस कोई जजमेंट क्राइटेरिया सही मायने में नहीं है, तो कॉन्फिडेंस जनरली आएगा नहीं आपको। तो चेकलिस्ट को देखें, और अगर आप तैयार नहीं है तो वेट करें। अगर आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाइए और यूपीएससी के पेपर को फाड़ डालिए। फाड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस सेंस में आपको कह रहा हूं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, those who are going to appear in the examination, and those who think that they are not ready properly, those who are not fulfilling the checklist I am saying, they can consider that they should skip the attempt. They can consider, not sure, they can consider skip the attempt, prepare thoroughly, deeply, as per the standards requirement of UPSC, and then appear. I think my advices, my guidance will be of worth, of uses to you. Thank you very much.